प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे लवली एटम्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम ऑसम होगी। तो जल्दी से बता दो दैट जोश इज एकदम हाई मैम। कैसे? फायर इमोजी भेज के कम ऑन चैट में हो जाए फायर इमोजी, हैशटैग एजी मैम, वी आर तैयार। हम हैं तैयार। और ये आखिरी सेशन जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एकदम वेट कर रहे थे, बस हो जाए, क्योंकि ये भी आपका आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है स्टूडेंट्स? यस, अ बिग हाई टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। यस, अमेजिंग अमेजिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको पता है कि लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने क्या कवर किया था? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से जेई नीट दोनों में सवाल आता है, दैट इज स्टोइचियोमेट्री पढ़ी थी हमने लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, बहुत सारे सवाल भी लगाए थे। तो आज क्या किया है मैंने, अभी तक मैंने जो भी तुम्हें पढ़ाया है उससे जो भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, मैंने एक असाइनमेंट इस सेशन के अंदर ऐड कर दिया है। तो जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे ना, इसके अंदर टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लेना। मैं क्यूआर कोड भी दिखाऊंगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे हमारे, ताकि आप इस सेशन के साथ भी गो थ्रू हो सको जब मर्जी चाहे। मैं हमेशा अच्छे अच्छे सवाल तो कराती हूँ, बट वो असाइनमेंट क्वेश्चंस भी कर सको, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ मोर द क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, मोर क्लैरिटी यू विल गेट अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, एंड तभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर होता है। तो यही मेरी अप्रोच है, तो प्लीज उसको कर लेना। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड माय एटम्स। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी एजी मैम ऑन आवर चैनल दैट इज अनुभा एंड एटम्स। आप हो मेरे प्यारे एटम्स, तो एटम्स वाला काम करिए, चैनल को थोड़ा और सपोर्ट करिए। उसके लिए ये जो लाइक बटन है ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, शेयर जरूर कर दीजिए अपने सारे प्यारे प्यारे दोस्तों, सखाओं, बंधुओं सबके साथ, एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो, क्योंकि आपकी जो केमिस्ट्री है 11th-12th की वो सॉर्टेड है नीट जेई बोर्ड सबके लिए। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, जो आपको एकदम मजेदार तरीके से प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे। टिप्स, ट्रिक्स, पढ़ाई वाले सेशन सब होगा। बट यस, मेजरली 80-20 रूल रहेगा। 80% आपको पढ़ाई के वीडियो मिलेंगे, 20% आपको बाकी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ आपका एकेडमिक्स अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना, तो बाकी चीजें एनीवे अपने आप स्ट्रांग हो जाती है, तब आप इतना कुछ फालतू सोचते ही नहीं हो। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन। ओके, ये रहा क्यूआर कोड जो मैंने बोला था, स्कैन करोगे तो एटम आर्मी के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, उसको ज्वाइन कर लो। अपने फेलो क्लासमेट्स के साथ डाउट भी सॉल्व कर पाओगे, और आपको सारे सेशंस की पीडीएफ और शेड्यूल वगैरह भी वहां पे पता चलता रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगेन प्लीज मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि जब भी मैं कोई सेशन लेती हूँ, आप कम से कम 15-20 सवाल उस टॉपिक से लगा लीजिए करें। आप एनसीईआरटी में आपको साथ साथ सॉल्व करा ही रही हूँ, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके किताब आती है, उसके अंदर से सवाल सॉल्व करिए। और उसके अलावा आपके पीवाईक्यूज तो मैं आपको करा ही रही हूँ, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। ये पढ़ने की जरूरत क्यों है स्टूडेंट्स? हम बार बार कंसंट्रेशन टर्म्स को ना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इन योर एंटायर केमिस्ट्री, क्योंकि हम सॉल्यूशंस के साथ बहुत ज्यादा डील करते हैं। 9th क्लास को याद करो, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस जो एक तरीके के मिक्सचर है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। तो वो बनते कैसे हैं? आपको सॉल्यूट चाहिए, आपको सॉल्वेंट चाहिए, तो यही वो बताता है कि आप सॉल्यूट कितना ले रहे हो, सॉल्वेंट कितना ले रहे हो, उसे सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर हुआ है इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए सॉल्यूशंस को बहुत डिटेल से पढ़ने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स को भी पढ़ना पड़ता है। अ मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस इन द लैबोरेटरीज आर कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सब्सटेंस के अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे? डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूट दैट वी हैव टेकन, जो कम अमाउंट में होता है। उसका अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए, और उसको अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ते हैं हम। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक है 11th और 12th दोनों के दोनों क्लास में है। अब डिफरेंस क्या है? मैंने आपकी सुविधा के लिए और उसको और डिटेल से देखने के लिए मैंने 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी को कंपेयर किया, और बहुत ही क्लियर डिफरेंस नजर आया कि 11th क्लास में ये टॉपिक काफी लिमिटेड है और कुछ ही चीजों के बारे में
बताता है, लेकिन 12th क्लास में पढ़ेंगे ये काफी थॉरो है, ठीक है। यानी कि अगर आपको लगेगा कि हाँ इस वाले टॉपिक के अंदर सब कवर कर लेंगे, नहीं, उसके लिए आपको 12th क्लास का वेट करना चाहिए, तब कर लेना। अगर आप नीट जेई की तैयारी करा रहे हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो एक साथ भी करा देते हैं, बट मैं साथ साथ बोर्ड्स की भी तैयारी कराती हूँ, तो हम उसी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए चलेंगे। अगेन सवाल सारे कराऊंगे बाय द वे, ठीक है। तो बस इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो टर्म है जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, जो आपके सिलेबस में है, दैट इज मास परसेंट, और समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम 9th क्लास, है ना। मास परसेंट क्या होता है भाई? आपका टोटल अमाउंट कितना है सोल्यूशन का, उसमें से तुम्हारा सोल्यूट कितना है, ये बताना। तो वही कंपैरिजन कहीं ना कहीं मास परसेंटेज में भी करते थे। वो क्या था? वेट बाय वेट था, राइट। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते थे? परसेंटेज निकालने के लिए। ये क्या है? ये भी किसको बता रहा है? वेट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, वेट बाय वेट इनटू 100। तो मास परसेंट वही तो था जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यानी कि जब मेरे पास सोल्यूट वेट में हो, मास में हो, और मेरा सोल्यूशन जो मैं ओवरऑल प्रिपेयर कर रही हूँ उसका भी मैं मास ही कंसिडर कर रही हूँ, उस टाइम हम ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं, दैट इज मास परसेंटेज। इसके सवाल में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। बट कुछ जो भी सवाल दिए हुए एनसीईआरटी में साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगेन मैं आपको नई रैशनलाइज जो एनसीईआरटी है वो फॉलो करा रही हूँ, क्योंकि अब आपका नीट और जेई इसी पे ही डिपेंड करेगा, तो इसी को ही फॉलो करना है आपको, ठीक है। सवाल कह रहा है, a solution is prepared by adding 2 ग्राम of substance A to 18 ग्राम of water. Calculate the mass percent. मास परसेंट निकालना है आपको, किसका? मास परसेंट आपको A का निकालना है। अब देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कौन है? वो 2 ग्राम कोई सब्सटेंस है, उसको 18 ग्राम पानी में डाला है, तो 2 ग्राम आपका सोल्यूट है जो कम अमाउंट में होता है। अब बच्चे क्या कर देते हैं, यहां लिख देते हैं 18 ग्राम, नीचे क्या होता है, पूरे सोल्यूशन का मास लेके चलते हो, तो 2 ग्राम सोल्यूट, 18 ग्राम वाटर, टोटल मास कितना हो गया? 20। 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो, परसेंट पर 100 कितना है, राइट। एक और बात, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ भाई ये सवाल ऐसे सारे एनसीईआरटी के सवाल है, कभी कभी बहुत सिंपल सवाल भी आ जाते हैं, तो हम कुछ ऐसा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि अब आपको ये वाले सवाल आसान भी लग रहे होंगे। ये गया 10 पे, 100/10 कितना होता है? 10%। अगेन 10% बाय मास, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सवाल था। आई एम श्योर इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज मोल फ्रैक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई बार हम डेफिनेशन में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि बेसिक मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन क्या है समझते हैं। एक सोल्यूशन को बनाने में इतने मोल्स लगे, उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, यही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कि भाई तुम्हारे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एज कंपेयर टू टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, ये बताना क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए मैं बोलती हूं मेरे पास A है जो एक सोल्यूट का काम कर रहा है, मेरे पास B है जो एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ठीक है। सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया। अब मुझे पूछा गया कि A के जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो कुछ फिक्स है, जितने भी हो, B के कुछ नंबर ऑफ मोल्स है फिक्स है, मैंने दोनों को ऐड करके एक सोल्यूशन प्रिपेयर करा दिया। तो सोल्यूशन को प्रिपेयर कराने में A की मोल फ्रैक्शन कितनी लगी, A के कितने मोल आए ओवरऑल, फ्रैक्शन क्या होता है वही डिवाइड करके आप बताओगे। तो मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले हम इस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नॉट x, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको वैसे हम बहुत जगह काई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बट हाँ वो इतना कॉमन हो गया कि वो x जैसे ही लिखा जाता है और कोई इस पे इतना ऑब्जेक्टिव भी नहीं करता है, तो इट्स जस्ट सेम थिंग ओनली, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? A का, तो वही x ऑफ A, x यू नो दैट दैट्स नॉट एग्जैक्टली x, वो क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने हैं एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। B की बात करूं, सेम, B के मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, आपको एनीवे दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होगा, क्यों होगा? फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, जितने भी फ्रैक्शन को ऐड करते हो, पार्ट्स को ऐड करते हो, टोटल सम कितना आता है? 1, तभी तो ये फ्रैक्शन है। तो वही वाली बात है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन A की पता है तो आप याद रखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के इक्वल होगी। यहाँ पे 2 पार्ट है, 3 होते तो 3 पार्ट आ जाते हैं, 4 जितने भी हो सकते हैं वो, तो आप समेशन में भी इसको लिख लेते हो। तो अगर आप निकालना चाहोगे एक्स बी, यहाँ एन लिख दिया गलती से, एक्स बी दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लो, याद रखने की कोशिश करना, मुश्किल नहीं है ये। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, क्या ये आपको समझ आ गया जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ? क्या बोलते हो? थोड़ा गला खराब है, क्या करें, आजकल थोड़ी क्लासेस ज्यादा हो गई, काम ज्यादा हो गया है। डन डनाडन, सवाल सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। चलो, सवाल इसका कहाँ गिवन है भाई? ओके, नहीं गिवन है। एनसीईआरटी भी बड़ी जालिम है, इस पे सवाल ही नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक सवाल देके समझा देती हूँ, ठीक है? चलिए एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं हम। हाँ देखो स्टूडेंट्स, कोई मेरे को बोलता है कि मेरे पास ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए थे 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी थे 7 मोल्स। ठीक है, हो सकता है ऐसे बहुत सिंपल तरीके से दे दे, उसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। अगर मेरे को ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो कैसे निकालूंगी? इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट विल बी 2/9। अब बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन बी की निकालनी है, 1 से माइनस कर दो, दैट इज 7/9। कई बार वो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं देगा, आपको ये बोल देगा जैसे कि मेरे पास 4 ग्राम NaOH था, ठीक है, और उस 4 ग्राम NaOH को मैंने किसके अंदर मिक्स किया हुआ है? मैंने 36 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, आप मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ NaOH की भी और वाटर की भी। एक और ऐसे ही रैंडम एग्जांपल मैंने ले लिया है। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे दैट इज एक्स से, ये मैंने मान लिया आपका सल्यूट है वो जो कि है भी, और ये मेरा सॉल्वेंट है, बस मैंने इनको ए और बी नाम दे दिया। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों, कुछ है क्या इसमें? नहीं। इस वाले फॉर्मूला को जो तुम पढ़ के आए हो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, टोटल मोल्स। अच्छा, 3 क्वांटिटी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना? अब इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तुम्हें भी पता है, ये भी 9th क्लास से पढ़ के आया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास। वेट लिख लिया मैंने। ये क्या है? अगेन मास अपॉन में मोलर मास। ये क्या है? इसका मास WB अपॉन में मोलर मास। सीधा या तो यहां पे निकाल लो या इंडिविजुअली आप निकाल लो, ठीक है? दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मास कितना है? 4 ग्राम, NaOH का मोलर मास निकालो, 40 आएगा, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये मत गलती कर देना, कई बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखेंगे 1 माइनस 0.1। नंबर ऑफ मोल्स कोई 1 का फ्रैक्शन नहीं है, मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, तो उसके टोटल फ्रैक्शंस को ऐड करके 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास था पानी 36 ग्राम, वाटर का कितना होता है आपका मोलर मास? 18, 3 मोल्स आ गए। अब आप इसमें पुट कर लो, या तो इधर डायरेक्टली पुट कर लेते, चाहे ऐसे आपने अलग से बता दिया। 0.1 प्लस में 3, तो 0.1 3.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम, इतना तो तुम कर ही सकते हो। 1/31 हो गया ये, है ना? अब अगेन तुम्हें अगला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें एक्स भी निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो हो गया 1 माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 1/31, 31 माइनस 1, 30/31। ठीक है, जनरली बहुत ही रेयर होता है कि डायरेक्ट सवाल पूछे जाएं, बट इनके यूजेज आपको मिलते हैं बाकी के मोलारिटी मोलालिटी जैसे टर्म्स पे पहुंचने के लिए। मोलारिटी भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल, जिनमें फॉर्मूलाज वगैरह हमने बहुत हद तक यूज किए हैं, दैट इज देयर इन 12th क्लास, जब हम बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर मैं बात करूं तो वो मोलारिटी और मोलालिटी है, जो आपकी रिमेनिंग 2 टर्म्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। व्हाट से आगे आपको समझ अभी तक?
क्लियर है तो बता दीजिए, सब सॉर्टेड। चलो, मोलारिटी क्या होती है, ये भी एक कंसेंट्रेशन टर्म है। और क्या क्या होता है ये, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो मोलारिटी किस तरीके से डिनोट की जाती है स्टूडेंट्स, कैपिटल एम से डिनोट की जाती है। मैं ऐसे बोलूंगी, मेरा 2 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, 2 मोलर सोल्यूशन। इसको और डिफाइन करते हैं कि है क्या, नाम से पता चल गया होगा, 2m कैपिटल M मतलब 2 मोलर सोल्यूशन। 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब मेरे सोल्यूट के 2 मोल थे जब मेरे पास टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन की कितनी थी, 1 लीटर। तो पर लीटर आपके सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो मोलारिटी बताती है। मोलारिटी नाम को ही तोड़ लो, मोलर, मोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स। किसकी बात करेगा, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन टर्म्स हम सोल्यूट के लिए निकालते हैं कि भाई जो मेरे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे टोटल सोल्यूशन के अंदर कितने हैं, बशर्ते जो सोल्यूशन है उसको हम किसके अंदर लेते हैं, लीटर के अंदर। अगर लीटर में नहीं है, एमएल में नहीं है, अगर एमएल में है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो मोलारिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अगर मैं बोलती हूं मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है मेरे पास 1 मोल सोल्यूट है इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज दैट इज 1 लीटर, राइट। 1 लीटर सोल्यूशन में 1000 ml होता है। मैं ml क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हूं, क्योंकि बार बार आप देखोगे जब भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्मॉलर स्केल पे करते हैं, तो मैंने बताया भी था पहले, सेंटीमीटर क्यूब, ml ये सब ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे को ml में दिया होगा, तो मैं उसको यहाँ पे तो लीटर में ही लिखूंगी। क्यों लिखूंगी, क्योंकि मेरे को आंसर लीटर में ही निकालना है। यूनिट क्या होगी मोलारिटी की, यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर, कैपिटल एल। हम ऐसे लिख देते हैं लीटर को एलटी, बट ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत तरीका है लिखने का भी, प्रोनाउंसिएशन नहीं मतलब तरीका, एब्रिविएशन गलत है, कैपिटल एल से लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गए मोल्स पर लीटर। तो 2 मोलर सोल्यूशन क्या हो गया, 2 मोल्स हैं आपके सोल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये वाली टर्म समझ आ गई अब आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर इसी फॉर्मूला को मेरे को एमएल में कन्वर्ट करना हो, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल एन से डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। मुझे लिखने नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर वो वॉल्यूम आपकी एमएल में है तो आप उसको लीटर में कैसे चेंज करोगे बताओ। ये लीटर है, मेरे को इसको एमएल में चेंज करना है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, राइट। अगर मैं आंसर एमएल में लिखूंगी तो मेरे को उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। एमएल छोटा यूनिट है, 250 ml है मान लो। 250 ml को आप कैसे कन्वर्ट करोगे लीटर में, आप बोलोगे 1000 से डिवाइड कर दो, राइट। 1/4 लीटर आ जाएगा, ठीक है, 1/4 लीटर आ जाएगा, दैट इज 0.250 लीटर आ जाएगा। तो तुमने 1000 से डिवाइड किया, अगर एमएल है तुम 1000 से डिवाइड करते हो, 1000 ऊपर चला जाता है। तो तुम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी इस फॉर्मूला में तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। M मतलब मोलारिटी, एंड मोलारिटी इज इक्वल टू N अपॉन में V। अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000 लगेगा ऊपर, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी ठीक है, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज जो आपसे बोली जाएगी कि अपॉन डाइल्यूशन करके मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, इस बात का क्या मतलब है। मान लो मैं बोलती हूं कि मेरे पास 2 मोलर सोल्यूशन था, किसका, मेरे पास 2 मोलर सोल्यूशन था HCl का, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस 2 मोलर सोल्यूशन के अंदर कुछ 250 ml वाटर और ऐड कर दिया। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूं कि मैंने डिल्यूशन किया है, हाँ कि नहीं बच्चों। क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि मैंने डिल्यूशन किया है, हाँ कि नहीं। मेरे पास 2 मोलर HCl का सोल्यूशन था, पहले मैं इसको डिकोड करूं। 2 मोलर HCl का मतलब क्या है, मेरे पास 2 मोल HCl के थे, कितने, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, यानी कि 1000 ml सोल्यूशन के अंदर। यही बात थी, बिल्कुल यही बात थी, करेक्ट है। तो अगर मैं उसके अंदर 250 ml वाटर डाल दूं तो उससे क्या फर्क पड़ा, ये भी तुम 9th-10th में पढ़ के आए हो। 10th में डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना क्या होता है बच्चों, मैं किसी सोल्यूशन में पानी डाल दूं तो वो सेम नंबर ऑफ मोल्स अब ज्यादा वॉल्यूम में है हाँ कि नहीं। अभी भी इसके 2 मोल ही हैं, HCl का अमाउंट थोड़ी ना चेंज हो गया, उतना ही रहेगा, लेकिन टोटल वॉल्यूम अब कितनी हो गई, ये 1000 प्लस 250 दैट इज 1250
ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो जब तुम डाइल्यूट करते हो किसी सोल्यूशन को तो उससे क्या होता है, तुम्हारी क्या टर्म्स बदलेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मुझे बताओ क्या क्या टर्म बदल सकती है। मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, दैट इज HCl। वॉल्यूम किसकी होती है, सोल्यूशन की होती है। मोलारिटी किसकी होती है, पूरे सोल्यूशन की होती है ना। अब बताओ सोल्यूट की मोलारिटी इन सोल्यूशन। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स HCl के चेंज नहीं हो सकते, क्यों, पहले भी 2 मोल थे अभी भी 2 मोल, मैंने HCl के अमाउंट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ है, बदल गई है डाइल्यूशन से। वॉल्यूम बदलेगी तो मोलारिटी भी बदलेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। यानी कि जो टर्म्स बदलती है वो मोलारिटी और वॉल्यूम बदलती है। इज दैट क्लियर? यस एवरीवन, लेट मी नो। चलो जल्दी से बता दो, ये चीज समझ आई? ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि इससे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला ये है कि मान लो मेरी इनिशियल मोलारिटी क्या थी, मेरी इनिशियल मोलारिटी थी m1 और मैं उसमें बोल दूं नंबर ऑफ मोल्स तो बदलेंगे नहीं, n ही रहेंगे। वॉल्यूम क्या बन गई, v1। जब मैंने डाइल्यूशन कर दिया मोलारिटी नहीं आ जाएगी, क्यों, वॉल्यूम नहीं आ गई। नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बदलते। वॉल्यूम बदलेगी, हाँ भाई डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम तो बदलेगी। अब अगर तुम इन दोनों टर्म को कंपेयर करोगे, आई एम डूइंग जस्ट मैथ्स, 1 2 कंपेयर करो। यहां से मेरे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे HCl के, इधर हो जाती हूं, दैट इज m1 v1। सही है कि नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया m1 v1। इधर से तुम्हारे नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएंगे, m2 v2। डाइल्यूशन के बाद क्या नंबर ऑफ मोल्स बदल रहे हैं, नहीं, तो ये दोनों सेम है तो ये भी आपस में सेम हुए। ये तो तुम मैथ्स में पढ़ते हो, 2 चीजें ये सेम है, 2 चीजें ये सेम है, अगर इनमें कॉमन फैक्टर है, ये दोनों चीजें सेम है तो ये भी तो आपस में सेम होंगे। मैथ्स किया है मैंने और कुछ नहीं किया, तो बस यहां से फॉर्मूला आया है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, जो यहाँ पे लिखा हुआ था आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल मोलारिटी के बारे में बता रहा है, ये फाइनल वॉल्यूम फाइनल मोलारिटी के बारे में बता रहा है। सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन 4 फैक्टर्स में से 4 वैल्यूज में से 3 चीजें तुम्हें मिलती है या निकाल पाते हो, चौथी चीज तुमसे पूछी हुई होती है, ये सवाल बनते हैं। चलो ऑल क्लियर स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बता दो, हाँ जी क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। बढ़िया सब, जिंदगी की गम बढ़ तो नहीं रहे, अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अगर मतलब कुछ हुआ तो फिर मैं क्या ही बोलूं। क्लियर है, बता दो। चलो फॉर्मूला एकदम समझ आ गया, मोलारिटी इज n/v, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय v वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और 1 मोलर का मतलब कभी डेफिनेशन पूछ ले, 1 मोल सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर है। m1 v1 m2 v2 के इक्वल क्यों है, ये समझ आ गया, क्योंकि डाइल्यूशन करने से सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे कोई बदलाव नहीं आता, तो इसलिए हम ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हम ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल जो तुमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, आपकी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी टर्म हो सकती है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाली इक्वेशन ना आपको याद रखनी है, PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। जब भी हम गैस के बारे में बात करते हैं, कोई भी ऐसे बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशनशिप है, बट ये तो गैस के लिए आप बोलोगे। और एक और हमारे साइंटिस्ट है चार्ल्स बाबा, तो चार्ल्स बाबा ने भी इसके बारे में बताया था हमें, और ये एक लॉ दिया था, पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते थे, अब वो डिलीट हो चुका है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ये चार्ल्स बाबा ने कहा था, चार्ल्स लॉ के नाम से जाना भी जाता था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का क्या मतलब है, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगेन इस टाइम पे हमें प्रेशर को रखना होता है कांस्टेंट प्रेशर है मेरा, तो इसका मतलब है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम बढ़ेगी। खुद ही सोचो, मेरे पास कोई गैस है, मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसके सारे पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी, वो इधर उधर भागेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगी, गैस एक्सपैंड कर जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी।
वैसे वर्षा टेम्परेचर घटा दो, जो मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम है वो घूम रहे थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी निकल गई, कम हो गई, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, पास पास आगे वॉल्यूम डिक्रीज। तो तुम्हें पता चला ये वाला रिलेशनशिप, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर तुम्हें ये पता चला तो जहां जहां पे भी तुम्हारे कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आ रहा है, मतलब वो जो टर्म्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मोलारिटी तुम्हारी कंसंट्रेशन जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, कहीं ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या है ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। याद रखोगे इसको? हमारा गला थोड़ा सा नाजुक हो गया है कुछ, है ना। अब बच्चे पूछ रहे मैम इस लाइन को भी थोड़ा और मॉडिफाई कर दो, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, अगर कोई मोलारिटी ऑब्जर्व करता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर किसी ने मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म ऑब्जर्व की 70 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी मोलारिटी अलग अलग मिलेगी। टेम्परेचर से वॉल्यूम बदल गया, वॉल्यूम बदलने से मोलारिटी बदल गई। अब इसे पहले वाली टर्म पे आ जाते हैं, मोल फ्रैक्शन में बदलाव होगा नहीं, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वाई, इसमें तो वॉल्यूम टर्म यूज ही नहीं हुई, नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए, जिनके अंदर मास को यूज करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास टेम्परेचर से नहीं बदलता, मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मास परसेंट, ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ मोलारिटी ऐसी टर्म थी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। इसके बाद इसका एक सवाल लगा लेते हैं हम स्टूडेंट्स जल्दी से। सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है मेरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास ऐसे लिख लो, वेट ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगेन ml में अगर गिवन है तो तुम क्या करते थे, याद करो, ऊपर 1000 लगता था। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, वेट कितना गिवन है तुम्हारा, 4 ग्राम, राइट। तुम्हारा NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40। ऐड कर लो, 23 प्लस 1 प्लस 16, 40 ग्राम आएगा। इधर था 1000, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 250, 4 पे, ओके। ये गया 10 पे, 4/10 दैट इज 0.4। यूनिट क्या होती है मोलारिटी की, कैपिटल M। ठीक है, यूनिट क्या होती है, कैपिटल M। तो इसको इस तरीके से एंड करोगे, दिस इज योर आंसर, 0.4 मोलर, 0.4 मोलर। अब बताओ क्लियर है, चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, हाँ जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे सवाल करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये बात ऑलरेडी लिखी हुई है, जब लोग आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपने सवाल भी लगाए होंगे, तो आप ये तो देखोगे ही नहीं कि भाई आंसर कर लिया हो गया, यहाँ पे मेंशन था ऑलरेडी। नोट दैट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया कि ये क्या पढ़ा दिया, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, एनसीईआरटी से ज्यादा भी पढ़ना पड़ता है, देख लो अब। ठीक है, अब एक टर्म आती है मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं, ओहो, एक काम करेंगे, हम एक यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट। ओहो ओहो हो, न्यू स्लाइड, ओके, एक और स्लाइड। भाई क्या हो गया तुमको, शुरू से आ रहा था, देख रहे हो तुम, चलो कोई बात नहीं। कहाँ पे थे हम, ये मिल गई हमको ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, मोलारिटी से ही मिलती जुलती एक टर्म है, नॉट कंप्लीटली
मिलते जुलती, बट हाँ इनको साथ में पढ़ना जरूरी है, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कुछ कोरिलेशन आता है। एनसीईआरटी में है नहीं, बट जेई में तो इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है जेई नीट बोर्ड्स, तो थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं और इस टर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड इस टर्म का नाम है नॉर्मैलिटी। किसी ने इसके बारे में सुना है तो प्लीज मुझे बता दो। मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, नॉर्मैलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। डिफरेंस क्या है? मैं इधर नॉर्मैलिटी लिख रही हूं, इधर मोलारिटी के बारे में भी हम थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दूं, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को मैं अगर और ओपन करके लिखना चाहूं तो वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैपिटल एम से, एंड देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है। नॉर्मैलिटी क्या बताती है? नॉर्मैलिटी का मतलब होता है, ये बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये बताता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मिलता जुलता लग रहा है? नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन वहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां पे लिखते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, मोल्स वहां पे भी है, यहां पे भी है, वॉल्यूम वहां पे भी है, यहां पे भी है। तो अगर वॉल्यूम आ गया तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये वाली चीज यहां पे पहले तो लिख लो, ठीक है। ये भी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म्स है, क्योंकि वॉल्यूम इसके अंदर हमने डाल दिया है एज कंपेयर टू योर मोलारिटी। अब मैम मोल समझ आता है, इक्विवेलेंट मोल्स क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट मोल का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं तुम्हारे मोल से ज्यादा ये वाला टॉपिक और ये वाला इक्विवेलेंट मोल्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो तुम कोई एसिड लेते हो, तुम कोई बेस लेते हो, तुम कोई सॉल्ट लेते हो, तो जैसे ही तुम उसको पानी में डालोगे, जब तुम उसका सोल्यूशन बनाते हो, तो तुम्हें भी पता है वो क्या कर जाता है, आयोनाइज कर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिसोसिएट करता है, कभी कभी एसोसिएट भी करता है। तो अगर वो डिसोसिएट करता है तो क्यों करता है? मान लो मैं HCl की बात करूं, HCl में क्या करेगा? वो अपने H आयन को निकाल देगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं NaOH की, तो अपने OH आयन को निकाल देगा। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं लाइक NaCl, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को निकालेगा, है ना। तो इक्विवेलेंट मोल ये भी बताता है कि जब कोई सब्सटेंस को जब तुम उसका सोल्यूशन बनाते हो, तो जब वो डिसोसिएट या एसोसिएट होता है, तो उसके मोल्स पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली वो तो टूट गया ना। तो मान लो एसिड के टर्म्स में बात करूं, ये है एसिड HCl, ये है तुम्हारा H2SO4, एक है तुम्हारा H3PO4। तो एसिड के लिए एक हम टर्म पढ़ते हैं बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है कि भाई उस एसिड के अंदर कितने H आयन निकालेंगे कि वो बेस के उतने मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ सके। बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ H आयन रिलीज्ड बाय एन एसिड so that it can combine with the equivalent number of your base molecules। तो अगर मैं बोलूं इसके HCl की, तो इसकी बेसिसिटी 1 है, क्योंकि एक H आयन निकालेगा ताकि वो एक OH आयन के साथ कंबाइन कर सके। बेसिसिटी बताता है कि बेस के कितने मोल्स लगेंगे, और वो कैसे पता कर सकते हैं? भाई जितने H आयन निकालेगा बेस के उतने मोल लगेंगे। आयनाइजेशन यानी कि एसिड बेस के रिएक्शंस को और अच्छे से समझने के लिए ये नॉर्मैलिटी काफी अच्छी एक टर्म है, काफी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म्स है। सबसे ज्यादा वही यूज होती है जब हम इन टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं, किसी एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। एसिड बेसिस टाइट्रेशंस आर वेरी कॉमन। यहाँ पे बेसिसिटी होगी दो H आयन निकलेंगे सो दैट 2 OH आयन के साथ जुड़ सके। यहाँ पे हो गए 3। ये मत देख के बता देना कि मैम H3PO4 3 दिख रहे हैं। मैं आगे आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी, H3PO4 की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कितने H आयन फ्री होते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए देख लो 3 है। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है ये भी अभी समझाऊंगी। सेम हम बेस की बात कर लेते हैं। बेस के केस में देखो, बेस के केस में टर्म यूज होती है एसिडिटी।
और ये एसिडिटी क्या है, अगेन बेस कितने OH आयन दे ताकि हमें पता चले उसके साथ रिएक्ट करने को मेरे को कितने एसिड के मोल्स चाहिए। अगेन NaOH की बेसिस NaOH की एसिडिटी आ गई 1 के एक OH आयन देगा सो दैट 1 मोल एसिड के लगेंगे उसके लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एसिडिटी हो गई 2 कि 2 OH आयन निकालेगा तो 2 मोल एसिड के लगेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मान लो ये है मेरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो समझ गए, अब इसकी एसिडिटी हो गई 3। एसिड के लिए बेसिसिटी लगती है, बेस के लिए एसिडिटी लगती है। मैम व्हाट इफ ना मेरा एसिड बेस तो कंपाउंड है, व्हाट इफ मेरा सिर्फ एलिमेंट हुआ, तो जैसे कि मैग्नीशियम प्रेजेंट हुआ और मैग्नीशियम को मैं किसी के साथ रिएक्ट करा रही हूँ, तो उस केस में एसिड या बेस तो है नहीं जो मैं एसिडिटी बेसिसिटी बताऊं। तो इसके लिए एक वैल्यू को यूज करेंगे हम कि इसके लिए उस n की वैल्यू 2 है, इसके इन सब के लिए उस n की वैल्यू थी 1 2 3, यहाँ पे n की वैल्यू थी 1 2 3, यहाँ पे n की वैल्यू है 2। व्हाट इज दिस n? अब समझते हैं इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला को फिर मैं कंक्लूड कर दूंगी। इक्विवेलेंट मोल कहता है भाई इक्विवेलेंट मास के कंपैरिजन में उसके कितने मोल हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल का फॉर्मूला सेम होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास तो सेम रहेगा, मास ऑफ योर सॉल्यूट, मोलर मास नहीं होता ये, मोलर मास की बजाय हमको क्या लेना होता है, इक्विवेलेंट मास लेना होता है सॉल्यूट का। पूरी कहानी तो ये थी कि जो सॉल्यूट है ना उसका मोलर मास यानी कि उसके मॉलिक्यूल का मास जो हम ग्राम पर मोल में लिखते हैं वो उतना रहा ही नहीं। इक्विवेलेंट मास बताते हैं उसके डिसोसिएशन के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, एक एन फैक्टर के बारे में जिससे तुम्हारे एलिमेंट या कंपाउंड पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास, मोलर मास की बजाय यहाँ पे हम लिखते हैं इक्विवेलेंट मास, बाकी सब सेम है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चे पूछते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, यहां पे सारी कहानी आती है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, यही होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, यही होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। ये मान लो मैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करूं, चलो मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करनी थी, तो तुम्हें पता है इसका मोलर मास कितना होता है 96 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है, एक मोल में 96 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास वही जब तुम उसको पानी में डालोगे उसका सोल्यूशन बना रहे हो तो वो तो टूट गया ना, वो एग्जिस्ट ही कैसे करता है, 2 H निकल गए, सल्फेट निकल गए, तो 2 H आयन रिलीज किए, 2 आयन रिलीज किए जो OH के साथ या किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता था, तो इसके n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, n फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई। n फैक्टर यही बताता है कि वो कितने आयन डिसोसिएट होके दे रहा है। अब बोलोगे मैम टोटल तो 3 हुए ना, 2 H आयन के, 1 सल्फेट आयन के, यहाँ पे n फैक्टर का ऑल्सो मतलब होता है उसका चार्ज, उसकी वैलेंसी। आप इस तरीके से समझ लो, आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो उसी को बताता है, चार्ज को या वैलेंसी को, और आसान भाषा में समझना चाहो तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड के लिए बेसिसिटी, 2 H आयन निकालता है तो वो n फैक्टर इसका 2 हो गया कि भाई इसका मोलर मास 96 रहा हो बट डिसोसिएट होने की वजह से इक्विवेलेंट मास तो 98 आता है, सॉरी देख लेना एक बार, 2 + 32 34 एंड 98 आता है, 98 आता है, तो ये कितना हो जाएगा 98/2। ठीक है, इतने ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये वाली बात क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया, इतने ग्राम पर इक्विवेलेंट मोल, पहले सिर्फ मोल होता था, डिफरेंस समझ में आया। तो अब इस पे आ जाते हैं, एक मिनट, एक क्या हो गया भाई, पीछे चले गए हम, एक मिनट रुक जाओ। अब इस पे आ जाते हैं, मेरे को निकालना था, मैं n की वैल्यू 2 बोल रही हूँ, n क्या है, ये n फैक्टर है। n फैक्टर किसको बताता है, अगेन वैलेंसी को बताता है, वैलेंसी चार्ज। मैग्नीशियम को अगर तुम डालोगे किसी सॉल्यूशन के अंदर तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो
तो वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या वैलेंसी से डिफाइन कर दो, या तुम उसके एसिडिटी या बेसिसिटी से डिफाइन कर दो, तो ये वही बता रहे हैं, ये तुम्हारा एन फैक्टर है। तो अगर मैं मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूं तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो? एक तरीके का ही मोलर मास है, बट हमने एन फैक्टर को कंसिडर कर लिया क्योंकि मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूं, वो ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा काम की चीज है। मैग्नीशियम का मास होता है 24, उसका एन फैक्टर की वैल्यू है 2, जो उसकी वैलेंसी या चार्ज को बताता है। सोल्यूशन के अंदर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बताता है। 12 ग्राम पर मोल लिखते थे, ये क्या है? इक्विवेलेंट मोल है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एन फैक्टर समझ आया? ठीक है, तो अब हम नॉर्मेलिटी पे वापस से चलते हैं और अब इन दोनों फॉर्मूला को फिर से कंपेयर करेंगे। तो नॉर्मेलिटी थी मेरी क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा। एक और एग्जांपल चाहो तो और बता सकती हूँ। मान लो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे कितना आएगा? मोलर मास 40। अगेन इसके लिए एसिडिटी की वैल्यू कितनी है? 1। एन फैक्टर कितना है? 1, क्योंकि एक OH आयन निकाल रहा है। इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम रहेगा, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी सेम रहेगी अगर मैं सेम नंबर ऑफ मोल्स लेके चल रही हूं तो, राइट? सेम मास लेके चल रही हूं NaOH का, सॉरी। ठीक है, प्रूफ करके दिखाऊं? चलो करके दिखा लेते हैं। NaOH के बारे में बात करेंगे। मान लो मैंने 4 ग्राम NaOH लिया हुआ था, ठीक है, मैं उसकी नॉर्मेलिटी और उसकी मोलारिटी दोनों निकाल के तुम्हें दिखाऊंगी। ऑल राइट, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल क्या था? मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। मोलर मास तो होगा नहीं, इक्विवेलेंट मास होगा। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मोलर मास, जिसको तुम m से भी लिख सकते हो, ये था सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय n फैक्टर, वो ऊपर चला जाएगा n, और नीचे क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सेम। तो चलो, इसका फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब जरा कंपेयर करो तो एक बहुत बड़ा कंपैरिजन समझ में आ रहा है। पहले तो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी निकालूंगी मैं NaOH की 4 ग्राम की। मास, मोलर मास कितना होता है? 40। वॉल्यूम मान लो मैंने लिया हुआ है 250 ml, ठीक है, तो 250 ml में था, लीटर में चेंज करने के लिए 1000। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 1। सॉल्व करो, 4 पे गया, 10 पे गया, 0.4 नॉर्मल। एट द सेम टाइम मोलारिटी कैपिटल M, 4 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 40। वॉल्यूम कितना लिया है? 250 ml में लिया है, लीटर के लिए 1000। एन फैक्टर इज द ओनली डिफरेंशिएटिंग थिंग। अगर मैं एक और कलर लेती हूं तो ये देखो, हाइलाइटर ले लेती हूँ, एक काम करती हूँ। अब मुझे बताओ, जो चीज मैंने हाईलाइट की है यहां पे, एक मिनट, जरा इस टर्म को देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है बच्चों? मुझे ये कंक्लूजन मिला कि नॉर्मेलिटी, ये सारी टर्म्स को मैं मोलारिटी लिख सकती हूँ डेफिनेटली, इनटू एन फैक्टर। ये एन कोई डिविजिबल नंबर नहीं है, मतलब तुम मोलारिटी पता है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा। नॉर्मेलिटी एक तरीके की मोलारिटी ही है, बट वी नीड टू कंसिडर दिस एन फैक्टर। ठीक है,
तो n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू m। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं क्योंकि आप कंसंट्रेशन टर्म्स को कहां पे बहुत ज्यादा यूज करते हो, टाइट्रेशन करते वक्त। टाइट्रेशन में क्या होता है, तुमने एक एसिड या बेस, जनरली हम एसिड नीचे लेके चलते हैं किसी कंटेनर के अंदर, आपका क्या लेते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क होती है, उसके अंदर बेस ऊपर, क्योंकि बेस कम करोसिव होते हैं, ब्यूरेट में डालते हैं। ब्यूरेट पहली क्लास में बताया था क्या होती है, वॉल्यूम उसके अंदर भर ली, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, कोई इंडिकेटर डाल देंगे। मान लो मेरे को एसिड बेस ये पता करना था किस पॉइंट पे न्यूट्रलाइज होते हैं, तो मेरे पास मैंने बेस लिया हुआ, सॉरी एसिड लिया हुआ था, मान लो मैंने 1-2 ड्रॉप फिनोल्फथालीन की डाल दी, कलर कोई चेंज नहीं हुआ। कब चेंज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बेस की प्रेजेंस में चेंज हो सकता है, एसिड था। ऊपर से मैंने बेस डालना शुरू किया, बारी बारी से ब्यूरेट से आने लगा, मैंने ओपन किया हुआ था, मैं स्टर करती रही, थोड़ा सा डाला फिर स्टर किया, थोड़ा सा डाला फिर स्टर किया। एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि मेरी एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी जब तुम्हारे उस टाइट्रेशन फ्लास्क में डल गई जिसके अंदर एसिड था, तुम्हारा कलर अचानक से पिंक हो जाएगा। पिंक क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, इंडिकेटर फिनोल्फथालीन, जो बेस की प्रेजेंस में पिंक हो जाता है। तो मतलब ये था इस एक ड्रॉप से जस्ट पहले वो न्यूट्रलाइज हो चुका था। इस एसिड को मान लो मैंने 30 ml लिया था, मान लो 25 ml एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो वो जो 25.1 एक एक्स्ट्रा ड्रॉप गिरी है ना, पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो चुका, अब बेस ज्यादा है, इसलिए वो पिंक कलर आया। तो टाइट्रेशन करते वक्त जब तुम एक एसिड की एक अमाउंट लेते हो, बेस की अमाउंट लेते हो, तो वहां पे इक्विवेलेंट मोल्स का कॉन्सेप्ट काफी अंडरस्टैंडेबल और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे सवाल ये पूछे जाते हैं, आपको ये जानना जरूरी होता है। जब आप एक एसिड को टाइट्रेट करोगे बेस के साथ, तुम्हें भी पता है एसिड जितने एच निकालेगा बेस को उतने ही OH निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को चाहे तुम चेंज करके देख लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, उतने मोल्स निकालने पड़ेंगे, तभी रिएक्शन होगी, जब OH को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट मोल जो तुम्हारा ये एसिड देगा और बेस देगा वो सेम होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे सवालों में यूज होता है, मैं 1-2 सवाल कराऊंगी भी आज, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट कि इक्विवेलेंट मोल ऑफ एन एसिड एंड बेस विल बी सेम, ठीक है, जब हम एसिड बेस की टाइट्रेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि सेम होंगे तभी वो एसिड और बेस रिएक्ट करके टाइट्रेशन दिखाएंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं इस टर्म पे मोलालिटी पे, फिर कुछ सवाल करेंगे। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल m से, मोलारिटी र कैपिटल M, मोलालिटी स्मॉल m, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, मोलारिटी आपको पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम से कंपेयर करके बताती है कि सोल्यूट कितने थे, मोलालिटी आपको बताती है जो आपने सॉल्वेंट लिया आप उसको मास में लेके चलो, यानी कि जब आपके पास 1 kg सॉल्वेंट है, उस 1 kg सॉल्वेंट के अंदर तुम्हारे सोल्यूट के मोल्स कितने थे, ठीक है। तो अगर कोई बोले डिफाइन 1 मोलर सोल्यूशन, अगर कोई तुमसे बोल दे कि 1 मोलर सोल्यूशन को डिफाइन करो, तो तुम क्या बोलोगे, 1 मोलर का मतलब 1 मोल प्रेजेंट थे जब मेरे पास 1000 ग्राम या फिर 1 kg सॉल्वेंट था, ठीक है। क्लियर है तो प्लीज बता दो, चलो जल्दी से। यस एवरीवन, आई एम हियरिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल लगाएंगे अच्छे अच्छे फिर, ठीक है। ठीक है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मास की बात हो रही है, वॉल्यूम है ही नहीं, तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। सवाल दिया हुआ है, काफी अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है, सॉल्व करते हैं। चलो सोल्यूशन नहीं देखना है, अप्रोच समझनी है, सोल्यूशन देख लोगे फिर तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम्हें दिमाग लगाना है सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। मीनवाइल अपनी अटेंडेंस जरूर लगाते जाइए, अटेंडेंस लगाने के लिए छोटा सा काम करना है, ये वाला जो बटन है थम्स अप बटन, बस उसको प्रेस करना है, ठीक है। साथ साथ चैनल को ग्रो कराना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैम बनाती रहे और अपने आप को और बेहतर बनाती रहे, कंटेंट को और रिफाइन करती रहे आप लोगों के लिए। सोल पर्सन है, धीरे धीरे हो सकता है कुछ कमियां आए, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ऑन दैट, इतना तो भरोसा रख सकते हो। चलिए, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज गिवन, कैलकुलेट द मोलालिटी। सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। मोलालिटी किसकी पूछी है, उस सोल्यूशन की पूछी है,
तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है मेरा, NaCl, और डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मेरे को क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है, डेंसिटी गिवन है, कैलकुलेट द मोलालिटी, डेंसिटी गिवन है, और क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है 3 ml, आई मीन सॉरी 3 मोलर। उससे क्या पता चलेगा, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने 1 मोलर को डिफाइन करके क्या बताया था, 1 मोल 1000 ml सोल्यूशन के अंदर। तो इस लाइन का क्या मतलब है, 3 मोल किसके होते हैं, ऑब्वियसली सॉल्ट के, आई मीन आपके सोल्यूट के, 3 मोल NaCl इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl मुझे पता है, अब मुझे वेट बताना है सॉल्वेंट का। मेरे पास ये गिवन है कि मेरे पास 1000 ml सोल्यूशन था, ठीक है, और मैं कैसे बताऊं, मेरे पास डेंसिटी किसकी गिवन है, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 3 मोलर। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैं इसको ऊपर वाले को या तो तुम स्मॉल m से लिखो या W से लिखो, सॉरी मोलर मास कैसे बोल दिया भाई, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होती है मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। इस बात का क्या मतलब है, 1 ml सोल्यूशन के अंदर 1.25 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट था, सॉरी सोल्यूशन था, है ना। ये सोल्यूशन की डेंसिटी है, ये सोल्यूशन की डेंसिटी है, यानी कि 1 ml जब सोल्यूशन लोगे उसमें 1.25 ग्राम सोल्यूशन होता है टोटल, पर मेरे को तो 1000 ml सोल्यूशन चाहिए। 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 1000, क्या आ गया 1250 ग्राम सोल्यूशन। यानी कि इस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से मैंने मास ऑफ सोल्यूशन डिफाइन करके बता दिया। मेरे सोल्यूशन का मास है 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। अगर मैं सोल्यूट का मास भी निकाल लूं तो मेरे सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। सोल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऐड करने से। मुझे सोल्यूशन का पता चल गया, सोल्यूट का निकालूं, सॉल्वेंट बच जाएगा। ठीक है, कैसे बताऊं जरा मैं, देखो दूसरा तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बहुत बढ़िया, ये वाली चीज से मैं क्या डिफाइन कर सकती हूं, मास ऑफ सोल्यूट। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरे पास थे 3 मोल, ठीक है, इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ सोल्यूट बताना है, दैट इज NaOH। मास कितना होता है 40, आपको पता ही है, तो यहां से देख लो कितना आया 120 ग्राम। आया कि नहीं आया, ओके अच्छा मैंने NaOH ले लिया, NaCl है सॉरी, दैट इज 58.5। एक सेकेंड, NaOH लिख लिया गलती से, दैट वाज NaCl, इसको ठीक कर दो। NaCl का कितना हो जाता है 58.5, 23 प्लस 35.5, तो ये बन गया 58.5। जरा रख के देखो वेट कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 2, इतना आ जाएगा। अब तुम्हारे पास सोल्यूट का भी वेट आ गया, यस और नो, you have the weight of solute, W of solute, that is NaCl, you have weight of solution। क्या तुम सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, मैं यहां पे निकाल देती हूं, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि दोनों ने मिलके बनाया है। ये पता है मेरे को 1250 ग्राम था, ये निकालना है, ये कितना था 175.5, 175.5। अब जवाब दे दोगे ना, बता दो, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी, तुमने सिर्फ सॉल्वेंट का वेट निकाला है, 1250 में से 175.5। चलो चलो बताओ,
मैं भी साइड पे कर देती हूँ। वन 1074.5 ग्राम। अब सवाल सॉल्व होगा तुम्हारा। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ी, बट यही स्टेप में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मोलालिटी निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? टू ही थे, बट डबल चेक कर लेते, 3 थे, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, ये ग्राम में है, किलोग्राम में करते हैं। अगर आप इसको किलोग्राम में अभी चेंज करना चाहते हो तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लो। दैट विल बी 1.074, 1.074, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 1.07 है ना, 3/1, 3/1 होता तो 3 आता, 3/1.07 है, इन अ वे 1.1 हो गया, तो 2 पॉइंट देख लो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.79। यूनिट क्या लगाओगे? स्मॉल m, दैट इज मोलर। ठीक है, यूनिट क्या लगानी है बच्चों? यूनिट कन्वर्जन में कोई गलती नहीं करनी, यूनिट कन्वर्जन ध्यान से करना है, दैट इज 2.79 मोलर। समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ था? हमें बोला था हमारे पास 3 मोलर सोल्यूशन है, सोल्यूशन की मोलारिटी गिवन थी। देखो मोलारिटी को यूज करके हमने मोलालिटी निकाल ली, क्योंकि मोलारिटी से मेरे को सोल्यूट के मोल्स पता चल गए कि मेरे पास 3 मोल सोल्यूट थे, क्योंकि मोलारिटी में मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। पहले देखोगे चाहिए क्या, इसलिए फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख लिया, पहले ये चाहिए, ये कहां से मिल गए? 3 मोलर सोल्यूशन से, कि 3 मोल है। ये कहां से मिलेगा? कुछ तो गिवन होगा इसके लिए, तभी तो बात बनेगी। डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ग्राम पर ml। 1 ml में 1.25 ग्राम सोल्यूशन होता है, 1000 ml में, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में ही हम ऑब्जर्व करेंगे, 1250 ग्राम होगा। जब 1 लीटर, क्योंकि तुम्हें गिवन है ना कि 3 मोलर सोल्यूशन है, 3 मोल ऑफ NaCl 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर पड़े हैं। सोल्यूशन 1 लीटर था, अगर सोल्यूशन 1 लीटर था तो उसके अंदर कितना सोल्यूशन का मास होगा? 1250 ग्राम, वो निकाला। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है सोल्यूट के, मोलर मास भी पता होगा NaCl का, तो यहाँ से सोल्यूट का भी वेट निकाल लोगे। अगर सोल्यूट का वेट भी निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। अब इसमें से ये वाला वेट माइनस कर दो, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, एंड देन इसके अंदर पुट कर लो। अगेन ये ग्राम में, मुझे किलोग्राम में लिखना होता है। दीज आर मोल्स। तो यूनिट जो ये है वो क्या है? मोल पर केजी, केजी ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। मोल पर लीटर किसकी थी? मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक है, इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर किसकी थी? नॉर्मैलिटी। अब इसी सवाल में एग्जाम्पल की तरह सवाल दिया है, देखो जब सवाल खत्म होता है ना, क्या लिखा हुआ था? ऑफन इन अ केमिस्ट्री लैबोरेटरी अ सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नोन हायर कंसंट्रेशन। द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज आल्सो नोन एज स्टॉक सॉल्यूशन। इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। और पहले AI ट्रिपल ही बोला करते थे, उसमें यहाँ से सवाल आया हुआ है, तो मतलब JEE में स्टॉक सॉल्यूशन लिया हुआ है। बच्चे बोले स्टॉक सॉल्यूशन क्या है? स्टॉक सॉल्यूशन क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ, आई मीन द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जिसमें जनरली हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स निकालते हैं ना, वो तब निकालते हैं जब मेरे पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो। ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स जनरली तभी यूज होती है। एक पार्ट्स पर मिलियन करके होता है, जो मैं 12th में पढ़ाऊंगी तुम्हें, वो होता है जब बहुत ही एक्सट्रीमली लो अमाउंट हो, आपके सोल्यूट की, आपकी कंसंट्रेशन बहुत कम वैल्यू निकाल के देगा। जनरली नॉर्मैलिटी मोलारिटी ओकेश, बट हाँ कम अमाउंट ही होता है। लेकिन जब बहुत सारी अमाउंट हो, आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो सोल्यूट की इन अ सॉल्यूशन, तो वो कहलाता है स्टॉक सोल्यूशन। Also note that molality of a solution does not change with temperature since mass remain unaffected। ये देखो टेम्परेचर के बारे में molarity और molality दोनों के अंदर बात की है। अगर तुमने मिस किया, सॉरी, अगर तुमने मिस किया तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या हो रहा है? 1 मिनट, ठीक है, गड़बड़ी नहीं करनी। ऑल सेट,
बॉस अब बारी आती है सवाल की, क्योंकि यही टॉपिक आपके सिलेबस में थे, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही कवर करा दिया। ठीक है, जनरल टर्म्स भी यूज होती है स्ट्रेंथ निकालने की, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, तो उसमें घबराना नहीं है। कोई बोले, कोई तुमसे बोले जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है ना, वो तुम निकालो एक सोल्यूशन की, तो उसमें घबराने की बात क्या है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, 9th में पढ़ के आए हो, इसका मतलब वही है मास ऑफ सोल्यूट V वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगेन लीटर में, ठीक है, ग्राम पर लीटर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा। सोल्यूट कितना है एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, तो इतना ml पर लीटर, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल सॉल्व करेंगे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। अनुभा मैम का गला तो गियो। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल बारी बारी से। सवाल कह रहा है एक्सप्लेन, हाँ पहले नॉर्मल सवाल डालें ताकि तुम्हारे बेस को मैं जज कर पाऊं कि तुम्हें ये टॉपिक कितना समझ में आया। Explain what changes and what stays the same when 1 liter of solution of NaCl is diluted to 1.80 liter। देखो मैंने ये इक्वेशन उसके लिए समझा दिया था, m1 v1 m2 v2, और मैंने क्लियर भी कर दिया था कि ये वाली टर्म्स चेंज हो रही है, यानी कि मोलारिटी और वॉल्यूम। मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि जब डिल्यूशन होता है, जो भी तुम्हारी कंसंट्रेशन टर्म तुमने यूज की है, अभी नॉर्मल भाषा में मैं सिर्फ कंसंट्रेशन बोल लेती हूँ, और दूसरा है वॉल्यूम। तो डिल्यूशन करने से वॉल्यूम और कंसंट्रेशन क्या होती है, चेंज। लेकिन सेम क्या रहता है, ये मैंने इक्विवेलेंट दिखाया क्यों था, सोल्यूट सेम रहा था उसके नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर बोलते हो सवाल सॉल्व नहीं होता है। दिस इज द की यो, दिस इज द की। चलो समझ आ गया, तो फायर इमोजी हो जाए चैट में। आई नीड सम फायर इमोजी। यस, आई नीड सम फायर इमोजी, नो कंजूसी। वंडरफुल, वंडरफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला सवाल है मिलता जुलता, बट चलिए जानते हैं। What does it mean when we say that 200 ml sample and a 400 ml of sample of a solution? मेरे पास दो सैंपल थे, एक था 200 ml का सैंपल था, दूसरा सैंपल था 400 ml ऑफ सैंपल। सवाल हमसे कह रहा है ये दो सैंपल ये ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट हैव द सेम मोलारिटी, इसकी मोलारिटी, इसकी मोलारिटी दोनों सेम है। पहले हमने डिकोड कर लिया इतना। इन व्हाट वेज आर द टू सैंपल्स आइडेंटिकल, इन व्हाट वेज आर दीज टू सैंपल्स डिफरेंट। अब अगर टॉपिक समझ आता है तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मोलारिटी सेम है, मोलारिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सोल्यूट, ये भी वही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहां पे मोलारिटी आती है 1/10, नहीं 1/10 नहीं ले रही मैं, यहां पे मोलारिटी आती है 5/10, ठीक है, और यहां पे मोलारिटी आती है 1/2, क्या ये और ये सेम होगा? एक ही बात है, क्यों? 5/10 क्या होता है 1/2, ये भी क्या है 1/2। कहना क्या चाहती हूँ, मोलारिटी तब भी सेम आएगी इवन आपके नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम अलग अलग हुई। यानी कि मोलारिटी में ये जरूरी नहीं है कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ मोल्स भी मैच खाए, वॉल्यूम भी मैच खाए। मोलारिटी दोनों की सेम तब भी आ सकती है जब इनका जो रेशियो है ना वो सेम आए, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो सेम क्या है,
मोल्स और वॉल्यूम का ये जो रेशियो है ना, नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का ये रेशियो, इसके नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का रेशियो सेम आएगा। जैसे ये वाला मान लो इसके पास 5 मोल सोल्यूट थे, इसके पास 10 लीटर वॉल्यूम था, इसके पास 1 मोल सोल्यूट थे, इसके पास 2 लीटर सोल्यूशन था। दोनों के पास मोल्स अलग थे, दोनों के पास वॉल्यूम अलग थी, लेकिन तब भी मोलारिटी सेम आई। तो आइडेंटिकल क्या रहता है, दिस फ्रैक्शन ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। डिफरेंट क्या रहता है, दे मे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स और डिफरेंट वॉल्यूम। बढ़िया सवाल था। इतनी बारीकी से अगर तुमने ये चीजें समझ ली और आपने थोड़ा सा सही डायरेक्शन में दिमाग लगा लिया तो कहना ही क्या, कहना ही क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर आयन नाइट्रेट which is your ferric nitrate, क्योंकि आयन की वैलेंसी 3 है, ferric nitrate solution can be diluted to prepare 1 liter of solution with a concentration of 0.250 molar। ऐसा सवाल अब आपको समझ आ गया कि हमने क्या बोला है, डाइल्यूट किया है, डाइल्यूट करते ही मोलारिटी है, वॉल्यूम इसकी पूछी है, सोल्यूशन बना दिया डाइल्यूट करके 1 लीटर, ठीक है, मोलारिटी इतनी हो गई। तुम्हें पता है तुम्हें क्या इक्वेशन लगानी है। जो फेरिक नाइट्रेट है उसके मोल्स नहीं बदल सकते डाइल्यूशन करने से। इसकी मोलारिटी थी 1, वॉल्यूम मुझे निकालनी थी, दूसरे वाले की मोलारिटी है 0.250, वॉल्यूम गिवन है 1, ठीक है। तो V1 ये जो वॉल्यूम है जो हमसे पूछी है कि इस वाले सोल्यूशन के 1 मोलर सोल्यूशन के कितनी वॉल्यूम मुझे चाहिए होगी अगर मैं उसकी मोलारिटी को चेंज करके 1 से 0.250 कर दूं। कब हुआ, डाइल्यूशन से ही हुआ, ठीक है। और 1 लीटर सोल्यूशन बनाया तो देखो क्या आएगा, इतना आएगा वॉल्यूम। पहले वाले की वॉल्यूम मेरे को 0.250 लीटर लेनी थी, ml में लिखना चाहूं तो 250 ml, यानी कि 1 मोलर ये वाला जो सोल्यूशन है 1 मोलर, ये 250 ml ले लो और उस 250 ml को 1 लीटर तक डाइल्यूट कर दो वाटर ऐड करके, तब उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.250 मोलर। बढ़िया सवाल, आसान सवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम सब दो फिर जल्दी से। यो मैम, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सेट है बॉस। चलो अगला सवाल है बच्चों, ये सवाल कर लेते हैं। In a given sample of H2O2, each 100 ml of solution contain 68 milligram of H2O2. Molarity of the solution. Molarity निकालनी है कैपिटल M। क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लीटर में L लिखो, LT मत लिखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है मेरा, H2O2। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है क्या, नहीं। मास गिवन है, मास से निकाल सकते हो, मास बाय मोलर मास। मास कितना है, 68 मिलीग्राम। मिली को मैं ग्राम में चेंज करूंगी, 10 की पावर -3, मास अपॉन में मोलर मास। H2O2 का मोलर मास निकाल लो। जिस जिसका आंसर निकल गया है मुझे प्लीज जवाब दे दो। आप आंसर दोगे तभी बात बनेगी। 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का हो गया 32, है ना। 16 इंटू 2 32 एंड 2 34, यहां पे रख लो। ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 100 ml है, अगर ml में होता है लीटर में चेंज करने के लिए 1000, वो ऊपर चला जाएगा। 34 गया 2 पे, राइट। तो आई गॉट 2 इंटू 10 की पावर है 1, 10 की पावर है -3, दैट इज 10 की पावर -2, तो दैट इज 0.02, है ना। 10 की पावर -2 नीचे चला जाएगा, 10 की पावर 2, ये है 0.02, ठीक है। यस एवरीवन, आ गया आपका जवाब, सेम जवाब आया तो बोल दो मुझे, बता दो यस मैम, यस। चलो अगला सवाल है, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। एक मैं निकालती हूं, एक तुम निकालो, ठीक है। बेसिक कुछ मैं आपको बता दूंगी, फिर भी अगर लगे दिक्कत है तो।
1.457 मोल है KCl के, 1.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन है। अब मोलारिटी निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1 है कि 1.45 को मैं 1.4 ही लिखूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था अगर ये इवन नंबर है तो चेंज नहीं होता, अगर ये 5 होता है तो 1.4 1.5 दिस विल बी 0.9 समथिंग आएगा। हम्म 50 0.93 समथिंग, ठीक है। बी पार्ट क्या है, इतना कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है इतने लीटर ऑफ सोल्यूशन में। पहले मास दे दिया, मोलर मास तुम निकाल सकते हो, तो मास क्या हो जाएगा 2.7 kg, ग्राम में लेते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे 10 की पावर 3। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मोलर मास निकाल लेते हैं, लिख देती हूँ मोलर मास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बता दो कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का हो जाएगा 64, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18, 18, 5 का हो जाएगा 90। दैट इज 249.5। ओके, तो मेरा मास बाय मोलर मास क्या दे देगा, नंबर ऑफ मोल, और मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब आप मेरे को इसका आंसर चैट में बता दीजिए, ठीक है। चलो इसको रहने ही देती हूँ, अगर आपको जरूरत भी पड़ी मैंने कैसे सॉल्व किया तो ये भी आपके स्लाइड्स में इंक्लूडेड रहेगा। इसको सॉल्व कर लोगे, ये तो मैथ्स करना है। कर लोगे मुझे पता है, हाँ बोल दो बस एक बार। और हाँ, नंबर ऑफ लाइक्स का टारगेट 150, तो नो कंजूसी। एजी मैम डजंट लाइक कंजूसी, डजंट लाइक कंजूसी। हाँ सही बोला, ऐसी बात नहीं है। ओके, अगला सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ द सोल्यूट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें मोलारिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स और मास पूछा है। अगेन एक पार्ट मैं करूंगी इसका, एक पार्ट आप करिएगा। पहला पार्ट 2 लीटर ऑफ 18.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 2 लीटर है मेरे पास। मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोलारिटी कितनी है 18.5, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, वॉल्यूम 2 लीटर, लीटर में ही लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 37। नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ और क्या बताना है, मास। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मेरा सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है, तो वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स है 37, वेट निकालना है, मोलर मास होता है 98। चलो बताओ कितना आएगा, 37 इंटू 98 कितना आएगा, चलो करो करो, इतनी कोई मुश्किल कैलकुलेशन तो दी नहीं तुम्हें। हम्म आई थिंक इतना आएगा, कर लेना, 98 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो। ये कोई लंबा चौड़ा मैथ थोड़ी ना है। चलो डन डनादन, सेम विद दिस क्वेश्चन, ये भी कर लोगे ऐसे ही। 100 ml ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन, मोलारिटी गिवन थी, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, मोलारिटी थी 3.8 10 के पावर -5, नंबर ऑफ मोल्स बताने थे, ml में गिवन है, लीटर में लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 100 अपॉन 1000 क्या आएगा 1/10, ये 1 इधर 10 इधर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 10 को इधर ले आओ, 10 को इधर लेके आओगे, ऊपर जाएगा
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, मास भी बता दोगे, वेट हो जाएगा तुम्हारा, क्या गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं NaCN है, सॉरी NaCN है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ NaCN, वही तो हम करें बारी बारी। नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गया बच्चों, मोलर मास निकाल लो, सोडियम का होता है 23, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करोगे वेट आ जाएगा NaCN का। सही बात, आगे बढ़ जाए। चलो, वो मैंने जगह छोड़ी थी इसीलिए कि कुछ सवाल सॉल्व करने हो तो। द डेंसिटी ऑफ, ये वाले जो भी मैं सवाल डाल रही हूँ ये तुम्हारे नीट के आए हुए सवाल हैं, कुछ सवाल इवन जेई में भी आए हुए हैं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaOH इज गिवन, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज, ऐसा सिमिलर सवाल किया था, ये नीट का आया हुआ सवाल है, आई गेस 2015 टाइप्स में, और एक बार नहीं 2 बार रिपीट हो चुका है ये, दूसरा ईयर मुझे याद नहीं आ रहा बट हाँ आ चुका है। अगेन 2 मोलर सोल्यूशन है, किसका है, NaOH का, वो NaCl में मैंने NaOH लिखा था ना, इसीलिए लिखा था, मुझे पता है कि हाँ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने डाला था, तो NaOH NaCl वाला कंफ्यूजन हुआ था। इसका मतलब है 2 मोल्स है मेरे पास NaOH के, NaOH के 2 मोल्स हैं, ठीक है, और किसके अंदर, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर, मेरे पास 1000 ml सोल्यूशन था 2 मोलर, ठीक है। अब मेरे को डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की, दैट इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, ml के, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वही यूनिटरी मेथड लगाओगे कि 1 ml जो तुम्हारा सोल्यूशन है उसमें 1.28 ग्राम सोल्यूशन होता है मास में, क्योंकि मास में चेंज करना है, मोलारिटी के लिए मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मेरे पास टोटल सोल्यूशन है 100 ml, ये देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दो 1.28 को 1000 से, दैट विल बी 1280 ग्राम, ठीक है। अगेन मैंने बताया था आपको सोल्यूशन का वेट आ गया, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है सोल्यूट के, तो सोल्यूट का वेट भी बता सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे 2, ये मेरे को निकालना था, मोलर मास NaOH का हो जाता है 40, तो ये आ गया 80 ग्राम। तो मेरा वेट ऑफ, ये मेरे को वेट सोल्यूट का मिल गया, मेरे पास सोल्यूशन का है, मैं सॉल्वेंट का निकाल दूंगी, ये 1280 में से क्या माइनस करके 80, 1200 ग्राम, या जिसको तुम 1.2 kg भी लिख सकते हो, इतना मेरे पास सोल्यूट था। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना है तुम्हें, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाना है, मोलालिटी विल बी, NaOH की मोलालिटी निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 2 मोल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg दैट इज 1.2, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ, दैट विल बी 1.67, क्या लगेगा m, मोलर। सी आई गेस लकी आंसर है, बहुत बार ये वाला जवाब आता है कि नहीं, मैं हट जाती हूँ, देख लो एक बार, क्या कहते हो स्टूडेंट्स, समझ आया, आसान लगा कि नहीं लगा, पहले ये बताओ। ऐसा तो नहीं लग रहा जिंदगी ने क्या गम दे दिए, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। हाँ चलो, हाँ ये वाला सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है, और ये वाला जो सवाल है ये तुम्हारा जेई का सवाल है। थोड़ा सा अगेन कुछ स्टेप्स आगे है, चलो देखते हैं सवाल को। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, ये क्या दे दिया, ऑक्सैलिक एसिड हम डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है, डाइहाइड्रेट का मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच है, 6.3 ग्राम ऑफ दिस इज मेड अप टू 250 ml, उसका वॉल्यूम भी गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH is required
मैं एसिड बेस टाइट्रेशन कर रही हूँ, मैंने एसिड लिया, साथ में मैंने लिया बेस। अब तुम्हें पता है एसिड की बेसिसिटी पता होनी चाहिए कि भाई एसिड कितने एच आयन देगा, 2, तो मेरे को NaOH कितने चाहिए होंगे, 2, ताकि 2 OH मिल सके, 2 मोल NaOH। अब एसिडिटी बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? 2 बेस के मॉलिक्यूल चाहिए थे, इसलिए उसकी बेसिसिटी 2 हुई, क्योंकि वो 2 एच आयन देगा। ठीक है, ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is, ये जो सोल्यूशन था स्टार्टिंग में कह रहा है इस सोल्यूशन का मेरे को 10 ml लेना है और इस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराना है, तो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, यहां पे वॉल्यूम पूछा है। अब तो नॉर्मैलिटी आ गई, नॉर्मैलिटी से कैसे सॉल्व करोगे? एनीवन जो इस सवाल को सॉल्व कर सकता है? चलो दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ। हाँ जी, यस एवरीवन, चलो सवाल को 2-3 बार पढ़ो और सोचो जरा क्या होगा। मैं कर सकती हूँ, बट तुम्हारी भी तो हेल्प चाहिए मुझे। दिमाग चलता है कि बस सुनते हो मैम को? हाँ जी, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलो, aqueous solution of 6.3 gram of oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml। इसकी नॉर्मैलिटी मुझे गिवन थी। हमेशा याद रखना, जब मैं एसिड और बेस की बात करती हूँ तो मैं नॉर्मैलिटी को लेती हूँ, तो वो सेम इक्वेशन तुम यहाँ पे भी फॉलो करा सकते हो, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्यों आई ये इक्वेशन अब मैं समझा देती हूँ, फिर समझ आ जाएगा तुम्हें। नॉर्मैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स आते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू N1 अगर मेरा सोल्यूशन का वॉल्यूम है V1। ये अभी मैंने क्या समझा है कि भाई ये जो है 2 एच आयन रिलीज करके देंगे, 2 मोल्स, इसका एन फैक्टर 2 है, तो NaOH में तुम्हें 2 लेने पड़ेंगे। एक एन फैक्टर था लेकिन 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया ये जो इक्विवेलेंट मोल्स हैं वो सेम हो जाए। तो जब भी तुम एक एसिड बेस टाइट्रेशन करते हो तो हमेशा याद रखो कि हमें उस एसिड और बेस के इक्विवेलेंट मोल्स को सेम रखना है, वो इक्वल ही होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगी, तभी उसका न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मोल्स N1V1 हो गया। दूसरा सोल्यूशन N2 था जो मैंने दूसरा लिया है, विच इज योर क्या था, NaOH। N2 तो क्या हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो दोनों का, चाहे वो इसके हो ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट के हो, चाहे NaOH के हो, इक्विवेलेंट मोल्स सेम आने चाहिए। मोल्स अलग अलग थे बट इक्विवेलेंट मोल्स सेम आने चाहिए। तो इक्विवेलेंट मोल्स क्या बन जाएंगे, N2V2। वही वाली बात है, इक्विवेलेंट मोल सेम है, तो अब तुम ये इक्वेशन लिख सकते हो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। कहाँ ज्यादातर यूज होता है एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए? सीधा सवाल है तो निकाल लो। पहले वाले की नॉर्मैलिटी गिवन थी, मैं निकाल सकती थी। कैसे निकालूंगी? सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए इसका मोलर मास क्या है। मोलर मास निकालो जरा, COH COH 2H2O। कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। साथ में 2 मॉलिक्यूल वाटर है। 12 इंटू 2 24 प्लस 2 26 64। एक वाटर का होता है 18, 2 का हो गया 36। वन 126। लेकिन ये क्या था तुम्हारा स्टूडेंट्स, ये मेरा मोलर मास था। मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे इक्विवेलेंट मास चाहिए होता है। 126 एन फैक्टर इसके लिए क्या होगा, 2, 63। अब नॉर्मैलिटी निकाल लो, N1 निकाल लो। गिवन मास 6.3, इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कन्वर्ट करना है। 4 पे गया, डेसिमल हटाओ, 10 लगाओ, 63 63 कैंसिल, 0.4 n आएगा, तो नॉर्मल बन गया। क्या लिखोगे, n, नॉर्मल बन गया। ठीक है, नॉर्मैलिटी पता है। अब क्या कह रहे हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन, मेरे को इसकी नॉर्मैलिटी पता चल गई। द वॉल्यूम ऑफ
1 नॉर्मल NaOH इज रिक्वायर्ड, इसकी वॉल्यूम बतानी है जब मेरे पास 0.1 नॉर्मल NaOH हो, टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। जब ये सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का मैं 10 ml लेती हूँ, सोल्यूशन N1V1 N2V2 इक्वेशन के अंदर अब मेरे को इसको पुट करना है कि ये मेरा किसके लिए था, ऑक्सैलिक एसिड वाला, ये मेरा क्या था, NaOH वाला। इक्विवेलेंट मोल सेम होंगे तो ये इक्वेशन आई। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स दैट इज N1 कितना था, 0.4। वॉल्यूम क्या कह रहा है, इसके 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसके 10 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी कितनी वॉल्यूम लगेगी वो मुझे निकालनी है, और वो इसकी नॉर्मलिटी थी 0.1। वॉल्यूम बता दो, ये इधर ले जाओ, 0.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4 इंटू 10 40 ml। ठीक है, ml में क्यों आया, क्योंकि मैंने ml में तो ली थी वॉल्यूम 10 ml, इसीलिए। देख लो एक बार इस सवाल को, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। यो प्लीज चेक दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, कोई गड़बड़ी, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। आपके पास फायदा ये है कि आप बाद में इस वीडियो को 1.5 1.75x पे देख के कभी भी रिवाइज कर सकते हो, साथ में बहुत सारे अच्छे सवालों की रिप्ले कर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सिमिलर सवाल है, थोड़ा सा अलग है, सवाल को पढ़ते हैं। 25 ml सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है मैंने, कितना लिया है, 25 ml, दैट ऑन टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 OH है तो 2 मोल चाहिए होंगे HCl के, वही वाली बात। OH इसकी होगी एसिडिटी कि इसको एसिड के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करना है, वही बात है, ले लिया मैंने। गिव अ टाइटर वैल्यू, इस पे बाद में पढ़ते हैं क्या देगा, बेरियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट, 2H 2OH 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, रिएक्शन लिख लो। अब जाते हैं इस पे फिर से, 25 ml solution of barium hydroxide on titration with 0.1 molar solution of HCl gave a titer value of 35 ml। titer value of 35 का मतलब, अब मैं इसको समझाती हूँ, AIEEE यानी कि आपके JEE का सवाल है, ये होती है आपकी टाइट्रेशन फ्लास्क। आपको पता है मेरी हैंड राइटिंग एकदम चुम्मेश्वरी है, तो उस पर मत जाइएगा। जनरली मैंने बताया एसिड नीचे लेते हैं, ऊपर से एसिड गिरेगा, सॉल्व करते वक्त हाथ पे गिर गया, दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे बेस लेते हैं, ले लिया मैंने। इधर मैंने एक क्लास्प से क्या चिपकाई हुई थी, ब्यूरेट। सीधी भी नहीं है यार, एक मिनट, ठीक है, ऐसे क्लास्प से ब्यूरेट चिपकाई हुई थी। वाह, ब्यूरेट के अंदर क्या था हमारा, ब्यूरेट के अंदर ऐसे एसिड ले लिया, दैट इज HCl। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको ओपन करेंगे, HCl डालने देंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड में। बेरियम हाइड्रोक्साइड मैंने यहाँ पे 25 ml लिया हुआ था, बेरियम हाइड्रोक्साइड 25 ml लिया, इधर से धीरे धीरे HCl गिराया, गिव अ टाइटर वैल्यू ऑफ 35 ml, कि 35 ml पे आते ही टाइट्रेशन पूरी हो गई, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी कि HCl कितना कंज्यूम हुआ, 35 ml। अब ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब पूछ रहे मोलारिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। मैंने क्या बताया था, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास एक सोल्यूशन था, वही सेम था और सेम सोल्यूशन को मैंने डाइल्यूट कर दिया। अब होता तो मोलारिटी का फॉर्मूला जो M1V1 M2V2 लगाते, लेकिन यहाँ तो 2 डिफरेंट सोल्यूशन को हम ट्रीट कर रहे हैं, दोनों की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि डाइल्यूशन हो रहा है एक चीज का, नहीं। तो उस टाइम पे मैंने बताया था जब एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हैं तो एसिड और बेस के इक्विवेलेंट मोल सेम होते हैं। मोलारिटी की टर्म्स में, नॉर्मलिटी मुझे गिवन ही नहीं है, अगर मेरे को नॉर्मलिटी ना लिख के मोलारिटी की टर्म्स में इक्विवेलेंट मोल्स लिखने हो तो मैं कैसे लिखती हूँ, M1V1 अपॉन में N1, इसके इक्विवेलेंट मोल्स को बताएगा, M2V2 डिवाइडेड बाय N2, और ये N1 N2 क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो मेरे को रिएक्शन में
चाहिए पूरा कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स जो मुझे रिएक्शन में चाहिए कंप्लीट टाइट्रेशन करने के लिए, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ये इक्विवेलेंट मोल्स बता रहा है तुम्हारे, इक्विवेलेंट मोल्स बता रहा है तुम्हारे बेस का, ये तुम्हारे इक्विवेलेंट मोल्स बता रहा है एसिड का, और वो सेम होने चाहिए तब जाके टाइट्रेशन होगी, तभी तो टाइटर वैल्यू आई है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लो। नॉर्मेलिटी सीधा होता है N1V1 N2V2, बट अगेन इसके अंदर मेरे को मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी की टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, M1V1 M2V2 तो है डिवाइडेड बाय N1 N2, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं, इसके नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है जो यूज हुए हैं, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है यूज किए हैं, इक्विवेलेंट मोल्स आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मेरे पास रिएक्शन है, अब मैं इसके अंदर अपनी चीजें रखना स्टार्ट करती हूँ और इसको सॉल्व करूंगे। मोलारिटी गिवन थी इसकी नहीं, मोलारिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड पूछी है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन थी क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड की, गिवन थी 25 ml। नंबर ऑफ मोल्स कितने कंज्यूम हुए हैं 1। ठीक है, इसके कंपैरिजन में 2 मोल्स, वही डिफरेंस है, तुम्हें इक्विवेलेंट मोल्स पता चल जाएंगे। M2 मोलारिटी है इसकी 0.1, वॉल्यूम पता चल गई हमें 35 ml, N2 है 2, सॉल्व कर लो मोलारिटी आ जाएगी। लग रहा था मुश्किल, अब हो गया आसान। M1 क्या आ जाएगा, ये 25 इधर चला गया, 0.1 35 2 into 25, that is 3.5 divided by 50। ठीक है, सेवन अपॉन में 100, इसका मतलब है 0.07। क्या है मोलारिटी, किसकी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की, 25 ml जब हमने सोल्यूशन लिया था। देख लो, काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है ये, 12th में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ोगे, यही है, 1-2 टर्म्स में और एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, वो कुछ नहीं है, मेन हमने अभी पढ़ ली, पार्ट्स पर मिलियन कुछ नहीं है कि भाई जितना तुमने पार्ट लिए सोल्यूट का डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10 की पार्ट 6 आ जाएगा, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन जैसे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, मिलियन में कितना होता है 10 की पार्ट 6, तो इसको 10 की पार्ट 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी कुछ नहीं है। कब यूज करते हैं, बहुत ही, पार्ट्स पर मिलियन क्यों निकालना पड़ा, भाई आपके सोल्यूट में, आपके सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन काफी कम रही होगी, तब यूज करते हैं, काफी कम, बस यही है और कुछ नहीं है, सब करा दिया मैंने। एक बच्चे बोल देते मैम फॉर्मेलिटी 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 करने वाली बात नहीं करी, फॉर्मेलिटी इज ऑल्सो कंसेंट्रेशन टर्म, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेलिटी फॉर्मूला मास, अगेन समझ ही गए होगे, बस, तो वो नहीं है कोई इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे हमारा आंसर। अब मैंने बोला ही था कि मैंने एक असाइनमेंट बनाया आपके लिए, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, और भी इसके बाद भी सवाल हैं, ऑनेस्टली जवाब देना है, मैंने आंसर अटैच किए हैं, बट आपको बिना आंसर की स्लाइड पे जाए आपको जवाब देने हैं। ठीक है, दैट विल बी फेयर, अदरवाइज मैं अगली बार से स्लाइड ही हटा दूंगी जो भी आंसर वाली है, बट मेरा बस इतना ही पॉइंट था, रखोगे तो अगर कहीं अटक गए तो तुम्हारे पास हेल्प रहेगी। ठीक है, तो आप बोल रहे थे मैम प्रैक्टिस करा दो, आई मीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दो, कुछ सवाल मैंने डाले हैं पूरे स्मॉल कॉन्सेप्ट से, तो आई एम होपिंग कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, खुशी हो रही होगी कि हाँ आपका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th पूरा हो गया है। बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही मेहनत से एक एक चीज डिकोड करके मैंने आपको पढ़ाया है। आई एम होपिंग मैं इसकी प्लेलिस्ट बना देती हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे ताकि सबको बहुत सारा फायदा इससे मिले, क्योंकि कर भला हो भला। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। लेट्स सी हाउ क्लोज आर वी टू आवर 150 लाइक्स। यस स्टूडेंट्स, चलिए, एंड नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तभी तो ये जो अनुभा एंड एटम की जो आर्मी है ये बहुत बड़ी बनेगी, और इसी तरीके से मैम आपके लिए मेहनत करती रहेगी। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप चाहते हो ऐसी वीडियोस और ऐसा काम हो। ओके, सो प्लीज डू दैट टू। मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे एटम्स, सी या, बाय बाय, टेक केयर, हाथ पला विस्ता।
कमेंट जरूर कर देना बाय द वे, सेशन कैसा लगा, होमवर्क का जवाब भी। ओके